सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर अक्टूबर महीने में रीट, पटवारी या अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और कोचिंग संस्थान अभी बंद हैं, जिनको ध्यान में रख करके ये मैंने 25 मिनट में 50 क्वेश्चनों का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है संसद भाग 2, क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा की सीटों की दृष्टि से कौन सा एक अन्य से अलग है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा और चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है उड़ीसा। यह अन्य से अलग है। राज्यसभा की सीटों की दृष्टि से अन्य से अलग यह इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में राज्यसभा की मात्र 10 सीटें हैं, लेकिन अन्य तीनों राज्यों में राज्यसभा की 11-11 सीटें हैं। इसलिए ये अन्य से क्या हो गया, अलग हो गया। आंध्र प्रदेश में पहले 18 सीटें थी, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद यहाँ पर सीटों की संख्या 11 रह गई है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में दूरसंचार एवं बीमा क्षेत्र का पुनरीक्षण का कार्य कौन करता है? इसका पहला नंबर का ये आंसर सही है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां व स्थायी समितियां। तदर्थ समितियां उन समितियों को कहते हैं जो अस्थायी रूप में बनाई जाती है और कार्य पूरा होने के बाद जिनको भंग कर दिया जाता है, जबकि स्थायी समितियां स्थायी रूप से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से संसद की किस समिति में अन्य समितियों की तुलना में अधिक सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें सही आंसर है 2 नंबर का, यानी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में अन्य सदस्यों की तुलना में ज़्यादा मेंबर होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति में 12 मेंबर होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। अगर हम इनके कितने कितने होते हैं बात करें तो लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल 30 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में भी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि जो याचिका समिति है, इस याचिका समिति में 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संसदीय समितियों के माध्यम से शासन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और संसद द्वारा। 4 नंबर का आंसर सही है। संसद क्या करती है? इन संसदीय समितियों के माध्यम से जो शासन कार्य है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा व राज्यसभा से किस अनुपात में लिया गया है? जो स्थायी समितियां होती है उनमें लोकसभा और राज्यसभा का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 2:1 वाला, यही आंसर इसका 5वें का सही है। सतत किफायत समिति के रूप में किस समिति को वर्णित किया जाता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और उपरोक्त सभी समितियों को इसका सही आंसर है केवल प्राक्कलन समिति। 6 नंबर में 1 नंबर का सही आंसर है। प्राक्कलन समिति को सतत किफायत समिति भी कहते हैं, इसको आकलन समिति भी बोलते हैं इसको। और ये जो समिति है, यह समिति सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने सुझाव देती है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये 4 नंबर का जो उत्तर है यह स्थायी समिति नहीं है, यह केवल एक तदर्थ समिति के रूप में जानी जाती है। 8वां क्वेश्चन देखो। संसद की लोक लेखा समिति में बैठक में उपस्थित होते हैं। लोक लेखा जो समिति होती है उसकी बैठक में उपस्थित होता है महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 4 नंबर का इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। संसद के किसी भी सदन का सदस्य या मंत्री ना होते हुए भी
संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही आंसर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। यह आएगा महान्यायवादी। यह न तो संसद का सदस्य होता है न मंत्री होता है, लेकिन इसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने, अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है, लेकिन वहाँ मत देने का इसको अधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। इसका सही आंसर है संसद को अपनी रिपोर्ट क्या करती है? प्रस्तुत करने का कार्य करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लोक लेखा समिति है, इसकी जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसको भारत के सार्वजनिक धन का रखवाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? सीएजी बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं इसको। तो इसका नाम है एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और इंश्योरेंस कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 नंबर का सही आंसर है। इसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? इसकी जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सही है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद में प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करवाता है। सही है। अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत सीएजी राज्य के लेखा संबंधित प्रतिवेदन को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है तथा उसे बाद में विधानमंडल में भी प्रस्तुत करवाने का कार्य करता है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य है इसके। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पिछली बार भी क्वेश्चन आया था ये। सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति और नियत समिति। इसका सही उत्तर है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन कहते हैं, क्योंकि जो कार्य होते हैं इनके एक दूसरे के पूरक कार्य होते हैं इनके। 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा को अपने अपने कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 115, 116, 117 और अनुच्छेद 118। 4 नंबर का सही आंसर है 118 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा को अपने अपने कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा के किस कार्य संचालन नियम के अंतर्गत कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है? नियम 195, 196, 197, 198। 198 के नियम के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध। यह अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टी के द्वारा ही लाया जा सकता है, सत्ता पक्ष के द्वारा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। 17, लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं? 30 सदस्य, 50 सदस्य, 100 सदस्य, कोई निर्धारित नहीं है। इसका सही आंसर है 50 सदस्य, यानी लगभग 1/10 सदस्य होते हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनमें न्यूनतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, कृषि अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, और उसके बाद में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है केवल सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु ही स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। 18 में 1 नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, गैर सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, किसी विपक्षी सदस्य के द्वारा, सत्ता पक्ष के किसी सांसद के द्वारा, किसी विपक्षी सदस्य के द्वारा। यानी
हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई सरकारी विधेयक लाया जाता है तो वह हमेशा मंत्री के द्वारा लाया जाता है, लेकिन मंत्री के अलावा अगर कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है तो मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है उसको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। तो मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा लाया गया जो विधेयक होता है वही गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के द्वारा ही रखा जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। तो मंत्री परिषद के द्वारा केवल विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। 3 नंबर का उत्तर सही है। यह प्रस्ताव हमेशा मंत्री परिषद के द्वारा रखा जाता है। जब सरकार को लगता है कि राष्ट्रपति ने विश्वास मत हासिल करने के लिए लोकसभा की बैठक बुलाई है, तब सरकार के द्वारा यह विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव सही है। कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, ये आवश्यक है। बजट की मांगों में कटौती करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति बनने के लिए किस तरह का सदस्य होना आवश्यक है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी नहीं। 4 नंबर का उत्तर सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी स्तर का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता होनी आवश्यक होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जो 5 योग्यताएं हैं उनमें एक योग्यता ये भी है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है, लेकिन सदस्य होना आवश्यक नहीं है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। स्थायी सदन है इसलिए कार्यकाल नहीं होता। लोकसभा पर निर्भर करता है। 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखना हमेशा 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वह स्थायी होती है। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत इसके कार्यकाल के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में ध्यानाकर्षण सूचना उपबंध पहली बार कब किया गया? 1954 के अंदर। कब किया गया था? 2 नंबर का आंसर है। 1954 में पहली बार ध्यानाकर्षण सूचना प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है संबंधित लोकसभा क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं के द्वारा। लोकसभा क्षेत्र के वयस्क मत, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, संबंधित लोकसभा क्षेत्र की जनता नहीं, गलत आंसर है। जिले की समझदार, ये भी गलत है। जिले के समस्त वयस्क समझदार, ये भी गलत आंसर है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जो निर्धारित किया गया है, एक सदस्य एक लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ता है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे जीतने के बाद में एक सदस्य से ही रहना पड़ता है, एक स्थान से रहना पड़ता है, अन्य स्थानों से उसको त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव को कब विचारार्थ लाया जाता है? शाम को 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे प्रातः, 12 बजे प्रातः। इसका सही आंसर है शाम को 4 बजे। 1 नंबर का आंसर सही है। ये स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सबसे कम सीटें हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार। इसका सही आंसर है 4 नंबर। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें सबसे कम हैं। अब बिहार में सबसे कम है, तो ध्यान रखना आपको कि बिहार में और पश्चिमी बंगाल में दोनों में बराबर बराबर सीटें हैं। 16-16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? दोनों में बराबर बराबर सीटें हैं, 16-16 सीटें हैं। जबकि तमिलनाडु जो है यहाँ पर 18 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 19 सीटें राज्यसभा की है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका उत्तर एक प्रकार से पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों संयुक्त रूप से आ सकते हैं। यहाँ पर 2 उत्तर इसका कर सकते हैं। पश्चिमी बंगाल भी कर सकते हैं और बिहार, दोनों में ही सीटें बराबर है, दोनों में ही
इसकी सीटें 16-16 सीटें हैं, इसलिए उत्तर क्या आएगा इसका? बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों आएंगे। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस साधन या तरीके के द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ आकर्षित किया जाता है? अल्पकालीन चर्चा के द्वारा, ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के द्वारा, आधा घंटे की चर्चा के द्वारा और निंदा प्रस्ताव के द्वारा। तो सही आंसर है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। 29, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक पूरक प्रस्ताव है, सहायक प्रस्ताव है, प्रतिस्थापित प्रस्ताव है, यथेष्ट या आवश्यक प्रस्ताव होता है। 4 नंबर का सही आंसर है, यानी एक परंपरा के रूप में निर्वहन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 266 वन संचित निधि का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 266 लोक लेखा का उल्लेख है, ये भी सही है। 267 में आकस्मिक निधि, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, परिवहन मंत्रालय के द्वारा और संसदीय कार्य मंत्रालय की। तो 4 नंबर का सही आंसर है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समितियां इसके संदर्भ में गठित की जाती है। 32वां क्वेश्चन है, किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलन के बारे में और अल्पसंख्यकों कल्याण के बारे में। 32 में 4 नंबर का आंसर है अल्पसंख्यकों के बारे में अभी तक कोई समिति गठित नहीं की गई है। 33, निम्न में से संयुक्त संसदीय समिति का गठन किस संदर्भ में किया गया था? अब तक जब किया गया, किस संदर्भ में किया गया था? मुंबई बम विस्फोट, प्रतिभूति घोटाला, विदेशी पूंजी निवेश और उपयुक्त सभी। 2 नंबर का आंसर है प्रतिभूति घोटाले के संदर्भ में इसका गठन किया गया था। 34, कौन सी संसद की वित्तीय समिति है? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और उपरोक्त सभी। तीनों समितियां ही संसद की वित्तीय समितियां मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राक्कलन समिति की विशेषता नहीं है, इसका अध्यक्ष सत्ता पक्ष की ओर से होता है। ये प्राक्कलन समिति बिल्कुल सही है। ये इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती, सही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और हम जानते हैं इसमें केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। ये सरकारी उद्योगों की जांच करती है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि यह सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करती है। सरकारी उद्योगों की जांच करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई जाती है। लोक आश्वासन समिति या छानबीन समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1953 में। 4 नंबर का ऑप्शन है, 1953 में इसका गठन किया गया था, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। 37, लोकसभा की विधि समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। कितने होते हैं? इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय बजट में कर प्रस्ताव किसमें निहित हैं? विनियोग विधेयक, वित्तीय विधेयक, कर विधेयक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, यानी कर, जो बजट में कर प्रस्ताव पूछा गया है तो कर प्रस्तावों के अंदर 2 नंबर का उत्तर आएगा, वित्तीय विधेयक के रूप में कर प्रस्ताव निहित होते हैं। 39 नंबर देखिए, किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्य प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए घोषित किया गया है? अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो 3 नंबर का आंसर सही है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही कार्य किया जाता है। अगर कोई सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बोलना चाहता है तो इसके लिए उसको अपने सभापति या अध्यक्ष से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 40, किस नियम के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति में 45 से अधिक सदस्य नहीं होंगे? एक नियम पूछा गया है, इसमें नियम है 268, नियम 270, नियम 272 और नियम 274। तो इसका सही आंसर है नियम 268 के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? यानी आंग्ल भारतीय जो लोकसभा है उसमें 2 आंग्ल भारतीयों का
और विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का नियुक्ति का प्रावधान था। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए थे। इसका सही आंसर है अनुच्छेद यानी संशोधन 104 नंबर का 2019 के अंतर्गत ये संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो उत्तर क्या हो गया 2019 का 104वां संशोधन अधिनियम। लेकिन ये भी प्रावधान किया गया है कि जो सदस्य वर्तमान में नियुक्त हैं वे सदस्य अपना कार्यकाल क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद को संवैधानिक कब बनाया गया? इसका सही आंसर है 1977 के अंदर संवैधानिक बनाया गया, क्योंकि इससे पहले तक संसद में यानी लोकसभा में किसी भी दल को 10% सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए सत्ता पक्ष में से ही किसी व्यक्ति को विपक्ष का नेता बना दिया जाता था। और तो 1977 में जब एस.बी. चौहान को पहला संवैधानिक मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता बनाया गया। ये कांग्रेस के थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और ये कांग्रेस के थे। कांग्रेस उस समय विपक्षी दल के रूप में थी। तो ये एस.बी. चौहान ध्यान रखना नाम। अगर मान लो ये नहीं आया आपको, ये पूछे कि लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, तो राम सुभंग सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। और मान्यता प्राप्ति में आपको ध्यान रखना है एस.बी. चौहान का 1977 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 43 संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की अनुमति अनुपस्थित रहता है। 3 नंबर का आंसर है 60 दिन सही है इसका आंसर। 60 दिनों तक अगर बिना सदन के प्रमुख की अनुमति के बिना वो अनुपस्थित रहता है, उसका स्थान निरस्त या उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि शून्यकाल के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी एक गलत कथन पूछा गया है। 12 से 1 का समय होता है शून्यकाल, बिल्कुल सही है ये। 11 से 12 का प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 का शून्यकाल होता है 1 घंटे का समय। यह भारत की ही देन है। शून्यकाल ये भी बिल्कुल सही है, भारत की देन है, क्योंकि प्रश्नकाल इंग्लैंड की देन है। इसमें एक सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न पूछ सकता है, ये जो भी सही है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है इसका उल्लेख नियम 282 में किया गया है, यह गलत है, क्योंकि शून्यकाल का उल्लेख किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए संसद में मंत्रियों के महान्यायवादी के अधिकार संबंधित प्रावधान हैं। यहाँ मंत्रियों और महान्यायवादी दोनों के अधिकार समान बताए गए हैं। संसद में दोनों ही बिना आमंत्रित के भाग ले सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 88 के अंदर आता है। 3 नंबर का ऑप्शन आएगा। 88 के अंदर मंत्रियों और महान्यायवादियों के विशेष अधिकारों का उल्लेख इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 विभागीय स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 3 होती है। विभागीय स्थायी समितियों की संख्या लोकसभा में 16 होती है, राज्यसभा में 8 होती है और दोनों को मिलाकर के 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 1 नंबर का आंसर है 25 सीटें हैं। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें यूपी में हैं, 80 सीटें हैं वहाँ पर लोकसभा की। विधानसभा की 403 सीटें हैं। विहिप या सचेतक जारी किया जाता है दल के प्रमुख द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, दल के प्रमुख के द्वारा। यानी जब मान लीजिए लोकसभा में या विधानसभा में जब किसी दल के प्रमुख को अपने सदस्यों को कोई विशेष आदेश देना होता है, सदस्यों को विशेष रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया जाता है, नहीं आने का जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विहिप जारी किया जाता है दल के प्रमुख के द्वारा। और अगर विहिप का कोई उल्लंघन करता है तो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है? लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। ये 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शनों के अंदर जो 3 नंबर का ऑप्शन है प्रत्यानुदान, यह एक प्रकार का ब्लैंक चेक माना जाता है और तुरंत किसी आवश्यकतावादी मद पर खर्च करने के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50
कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15, 11, 20 और 25। इसका सही आंसर है 25 होते हैं कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के, जबकि 11 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो ये 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये प्रश्न बड़े ध्यान से बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक हमारा नंबर नहीं आ जाता, सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, तब आप ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक में आपको पूरे टॉपिक जितने भी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं, सब टॉपिकों के क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ इस प्रकार लाता रहूँगा। आप इनकी बार बार अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो जो है उसको लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।